विपत्र हमारे लेनदार होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। क्रेडिटर्स को हमें पेमेंट करना होता है, उसके लिए हम लोग बिल इशू करते हैं, बिल देते हैं लेनदारों को और स्वीकृति देते हैं। तो बिल्स पेएबल या बिल्स गिवन टू क्रेडिटर्स। ये 3rd नंबर का एडजस्टमेंट है। 2 एडजस्टमेंट हम लोग कल कर चुके हैं। लेनदारों को दिए गए विपत्र, बिल्स गिवन टू क्रेडिटर्स। यदि एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो हमें 2 स्थानों पर उसको लिखना होता है। एक तो आपके कौन कौन से वो प्रभावित होंगे, उसको देखना पड़ेगा। तो क्रेडिटर्स इंपॉर्टेंट है, इसमें क्रेडिटर्स प्रभावित होंगे, लेनदार प्रभावित होंगे। हमने परचेज किया है माल 10,000 रुपये का और 10,000 रुपये के हमने लेनदारों को बिल्स लिखकर से स्वीकृति प्रदान की है 10,000 का। तो ये कहलाएगा बिल्स पेएबल। इसको बोलेंगे बिल्स पेएबल। अब बिल्स पेएबल को हमें लिखना होता है बैलेंस शीट में। पहले आप लोग समझ लीजिए इसको। बिल्स पेएबल को हमें लिखना होता है बैलेंस शीट में। लायबिलिटी देना है हमको, इसलिए ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है, और दायित्व होने के कारण इसको हमें लिखना होता है लायबिलिटी साइड। तो बिल्स पेएबल के नाम से एंट्री होगी 10,000 रुपये से, 10,000 रुपये से बिल्स पेएबल के नाम से सबसे पहले करें। मान लीजिए आपके उस वर्ष के कुल क्रेडिटर्स जो है 1 लाख रुपए के थे, टोटल क्रेडिटर्स। टोटल क्रेडिटर्स आपके उस वर्ष में 1 लाख रुपए थे, जिनमें से 10,000 रुपये के लिए आपने बिल्स पेएबल स्वीकृत कर दिए। 10,000 रुपये हमने बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में बिल्स पेएबल के रूप में लिख दिए। अब जो क्रेडिटर्स होगी, क्रेडिटर्स की जो अमाउंट होगी उस पर प्रभाव पड़ेगा। क्रेडिटर्स जो आपके दिए हुए हैं 1 लाख रुपए के, उनको इनर कॉलम में देंगे प्लस बिल्स पेएबल 10,000 रुपीज और 90,000 के आउटर कॉलम में आएगा। तो इसको बैलेंस शीट में 2 तरह से शो करेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन पे। बैलेंस शीट में सबसे पहले आपको बिल्स पेएबल नए बनाए 10,000 रुपये के, फिर सेकेंड टाइम हमने उसको क्रेडिटर्स में से लेस करेंगे। तो अब 2 तरह से आपको दिखेगा इसमें आफ्टर एडजस्टमेंट। 10,000 के बिल्स पेएबल एक, 10,000 कम करने के बाद नेट क्रेडिटर्स तो इसका इम्पैक्ट 2 प्रकार से पड़ा। एक नए बिल्स पेएबल बन गए और क्रेडिटर्स 10,000 रुपये से कम। लेनदारों को हमने बिल स्वीकृत करके दिए हैं। हम चाहते हैं कि 10,000 रुपये के जो लेनदार हैं जिनसे हमने माल परचेज किया था, गुड परचेज किया था, उनको हमें 10,000 रुपये देना है। और उस वर्ष के कुल लेनदार हैं 1 लाख रुपये, जैसा मैंने रेट से किया जो है 1 लाख रुपये के हैं। उसमें से 10,000 के क्रेडिटर्स को हमने क्या किया कि 4 महीने बाद हम पेमेंट करेंगे। 4 महीने बाद पेमेंट करने के लिए हमने बिल्स स्वीकृत किया, उसको बिल्स पेएबल कहते हैं। अब ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि 10,000 रुपये के
बिल हमने क्रेडिटर्स को दिए हैं, 4 महीने बाद उसका पेमेंट करना है, ऐसा एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम बिल्स पेबल लिखेंगे और जो 1 लाख रुपए लिखे हैं उसमें से 10,000 रुपये लेस कर देंगे क्रेडिटर्स में से, 90,000 रुपये आ जाएंगे। तो इस तरह से हम जो है लेनदारों के पत्र यदि हमने दिए हैं, बिल्स पेबल दिया है, तो उसके लिए एंट्री करेंगे। अब आप लोग नोट कर लीजिए, यदि समायोजन में लेनदारों को देय विपत्र दिए गए हैं, ऐसा दिया गया है। यदि समायोजन में लेनदारों को देय विपत्र दिए गए हैं, ऐसा दिया गया है। इफ bills payable given to creditors that is given in adjustment entries, तो बैलेंस शीट में दायित्व पक्ष में जितने राशि के देय विपत्र दिए हैं उतनी राशि से बिल्स पेबल की राशि दिखाई देंगी। Then the amount of bills payable will be shown in liability side of balance sheet, और कुल लेनदारों की राशि में से देय विपत्र की राशि को घटा दिया जाएगा और शुद्ध लेनदार की राशि को चिट्ठी में दिखाया जाएगा। On second hand, we will less the amount of creditors by the amount of bills payable in liability side, and net creditors will be shown in final column. नेक्स्ट लेते हैं मशीन उधार क्रय, नंबर 4, मशीन उधार क्रय की। मशीन परचेज, ऐसा एडजस्टमेंट में दिया गया है कि 10 लाख रुपए की मशीन उधार क्रय की गई। 31 दिसंबर को एडजस्टमेंट दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के नीचे कि मशीन उधार की गई 10 लाख रुपए। इसका भी प्रभाव पड़ेगा और बैलेंस शीट पर इसका प्रभाव पड़ेगा, उसको देख लेते हैं पहले प्रैक्टिकली। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज, मशीन हमारा क्या है बताइए, मशीन एसेट, वेरी गुड। तो मशीन को हम लिखेंगे एसेट साइड में 10 लाख रुपए, ये उधार खरीदी मशीन। अब जिस व्यक्ति से हमने मशीन खरीदी है उसको पेमेंट भी करना है हमको, तो 10 लाख रुपए का पेमेंट हमें देना होगा क्योंकि क्रेडिट लिया है।
उधार खरीदा है। तो ऑन अनदर हैंड क्रेडिटर्स मान लीजिए कि ये 5 लाख थे ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में 5 लाख के क्रेडिटर्स दिए हुए, पहले क्रेडिटर्स इनर कॉलम में लिखेंगे। और जो 10 लाख रुपए की मशीन उधार खरीदी है उसको यहाँ पर ऐड न्यू मशीन परचेज, न्यू मशीन परचेज 10 लाख रुपए, कुल 15 लाख रुपए बाहर के कॉलम में। ठीक है, सबको क्लियर है? पहला यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा एसेट साइड में मशीन लिखेंगे 10 लाख रुपए की नहीं, और दूसरा प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर लायबिलिटी साइड में आपको 15 लाख रुपए पेमेंट करना है। तो 5 लाख का आपका पहला क्रेडिटर है, 1 लाख और जुड़ जाएंगे, इसका बी इफेक्ट लिखते हैं। ए इफेक्ट में आपको 10 लाख रुपए एसेट साइड में लिखना है मशीन की, और यहाँ पर आपको लायबिलिटी साइड में 10 लाख रुपए जोड़ना है। तो उसको नोट कर लीजिए। यदि मशीन उधार क्रय की गई है तो यदि मशीन उधार क्रय की गई है तो इफ मशीन परचेज तो संपत्ति पक्ष में 10 लाख रुपए की राशि है, संपत्ति पक्ष में 10 लाख रुपए की राशि से मशीन लिखी जाएगी। Then the new machine will be shown in asset side. The new machine will be shown in asset side by rupees 10 lakhs. दूसरी ओर लेनदारों की राशि नई उधार क्रय की मशीन की राशि से बढ़ाकर शुद्ध लेनदारों की राशि दायित्व पक्ष में दिखाई देगी। On another hand, the amount of creditors will increase the amount of new machine by the amount of new machine, and total creditors will be shown in liability side. देनदारों से प्राप्त पत्र देनदारों से प्राप्य विपत्र बिल्स received from debtors। जिसे लेनदारों को हम बिल स्वीकृत करके देते हैं, लेनदार भी हमें बिल स्वीकृत करके देते हैं। डेटर से इनको पैसा लेना होता है। एडजस्टमेंट में दिया है कि 25,000 रुपए के बिल लेनदारों द्वारा स्वीकृत किए गए, ये कहलाएंगे बिल्स रिसीवेबल। और उस वर्ष ट्रायल बैलेंस में देनदारों की राशि दी हुई है 50,000 रुपये। डेटर्स गिवन इन ट्रायल बैलेंस 50,000 रुपीज। एडजस्टमेंट में दिया गया है कि 25,000 रुपये के बिल
देनदारों से रिश्वत होकर के मिले हैं वो बिल्स रिसीवेबल। इसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट में दो प्रकार से पड़ेगा, उसको देख लेते हैं बैलेंस शीट में। डेटर्स हमारी लायबिलिटी में कहते हैं, डेटर्स हमारी लायबिलिटी में कहते हैं एसेट्स। तो डेटर्स जो है एसेट साइड में हम लिखेंगे 50,000 रुपये के 50,000 के डेटर। तो डेटर से बिल रिसीवेबल हुआ है 50,000 का, उसमें से 25,000 के बिल मिले हैं इस साल, तो 25,000 रुपये डेटर्स में से लेस करके नेट डेटर्स की राशि 25,000 रुपये बैलेंस शीट में दिखाएंगे पहले। ये बैलेंस शीट का एसेट साइड है, इसमें फिर बिल्स रिसीवेबल की राशि दिखाएंगे जो एडजस्टमेंट में ली गई है 25,000 रुपये। तो इसके दो इम्पैक्ट हो जाएंगे, नंबर 1 नंबर 2। पहली बार बिल्स रिसीवेबल के रूप में घटाया जाएगा डेटर्स में से, नेट डेटर्स बाहर लेके जाएंगे 25,000, फिर बिल्स रिसीवेबल के रूप में शो किया जाएगा इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड में 25,000। क्लियर है? ओके। तो ये इम्पैक्ट पड़ेगा अच्छा देनदारों तो जो बिल्स मिलेंगे एडजस्टमेंट में दिया हुआ, आप इसको नोट कर लीजिए। यदि समायोजन में देनदारों से प्राप्य पत्र के बारे में जानकारी दी गई है, यदि समायोजन में देनदारों से प्राप्य पत्र के बारे में जानकारी दी गई है, if information about bills receivable given in adjustment, if information about bills receivable is given in adjustment, तो जितने प्राप्य पत्र की राशि होगी, तो जितनी प्राप्य पत्र की राशि होगी उसे देनदारों की राशि में से घटाकर शेष शुद्ध राशि चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में दर्शाई जाएगी। चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में दर्शाई जाएगी। Then the amount of debtor will be less from amount of bills receivable, and net debtors will be shown in asset side of balance sheet. दूसरी ओर संपत्ति पक्ष में प्राप्य पत्र के रूप में राशि दिखाई जाएगी। On another hand, asset side of balance sheet, the amount of bills receivable will be shown. इस तरह से डेटर के लिए जो बिल रिसीवेबल प्राप्त होते हैं उसके लिए ये
एडजस्टमेंट के लिए इंक्रीज की जाती है। दो इम्पैक्ट है, आपको समझ में आ गए होंगे। मैनेजर्स कमीशन, प्रबंधकों का कमीशन। मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स की कमीशन के लिए एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि 5% कमीशन मैनेजर को नेट प्रॉफिट पर देना है। ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि मैनेजर को 5% कमीशन, 5% कमीशन अलाउड टू मैनेजर ऑन नेट प्रॉफिट। इसका इम्पैक्ट भी दो खातों पर पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। क्योंकि मैनेजर को जो कमीशन देना है वो हमारा खर्चा है, खर्चे को हम डेबिट साइड में लिखते हैं, तो नेट प्रॉफिट जो आएगा उस पर 5% कमीशन कैलकुलेट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे मैनेजर्स कमीशन। मान लीजिए 5,000 रुपये बनता है तो 5,000 रुपये की राशि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई देगी। अभी कमीशन मैनेजर को देना बाकी है, इसलिए ये हमारा दायित्व है, लायबिलिटीज है। इसको बैलेंस शीट में लिखेंगे मैनेजर कमीशन 5,000 रुपये। तो मैनेजर कमीशन का इम्पैक्ट जो है दो स्थानों पर पड़ेगा। नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नंबर 2 बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में इसको दिखाएंगे। अब मैनेजर के कमीशन के कैलकुलेशन के लिए अलग से स्थिति बन सकती है, उसको भी देख लेते हैं कि मैनेजर का कमीशन कैसे कैलकुलेट करना होगा यदि वो वर्ड्स दिए हैं, वो शब्द दिए हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे ये सारी चीज क्लियर हो जाएगी। यदि दिया हुआ है कि मैनेजर को 10% कमीशन शुद्ध लाभ पर देना, शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट पर मैनेजर को 10% कमीशन देना। 10% कमीशन अलाउड टू मैनेजर ऑन नेट प्रॉफिट। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और डेबिट साइड में एंट्री की और क्रेडिट साइड में सारी एंट्री करने के लिए क्रेडिट साइड का टोटल आया है, सारी एंट्रीज कर दी हमने। क्रेडिट साइड का टोटल आया है 50,000। सपोज उदाहरण के लिए, और डेबिट साइड का टोटल आया है 40,000 रुपये। क्रेडिट साइड का टोटल आया है 50,000 और डेबिट साइड का टोटल आया है 40,000। तो नेट प्रॉफिट कितना होगा? 10,000 रुपये नेट प्रॉफिट हो रहा है 10,000। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड का टोटल। तो ये जो 10,000 रुपये है ये हमारा नेट प्रॉफिट है। इस नेट प्रॉफिट पर हम क्या करेंगे? 10% कैलकुलेट करेंगे। 10,000 का 10%, तो मैनेजर का कमीशन हो जाएगा 1,000। तो ये तो सिंपल है कि मैनेजर का कमीशन नेट प्रॉफिट पर देना है। ये वर्ड्स दिए तो सिंपली ऐसे कैलकुलेट करेंगे।
लेकिन यदि ऐसा शब्द दिया है कि मैनेजर को उस शुद्ध लाभ पर कमीशन देना है जो उसका कमीशन चार्ज करने के बाद के लाभ पर आएगा। अब यदि ऐसा दिया हुआ है कि मैनेजर का कमीशन उसको कमीशन देने के बाद के शुद्ध लाभ पर गणना करें, पहले मैनेजर को कमीशन दो, फिर जो आया उसके ऊपर उसकी गणना करो। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, मान लीजिए क्रेडिट साइड का टोटल तो 50,000 ही है और डेबिट साइड का टोटल आया है मान लो 39,000 फॉर एग्जाम्पल है। तो अब नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? $11,000। तो नेट प्रॉफिट अब हो जाएगा 11,000 और 10% कमीशन ही देना है। तो अब क्या करेंगे, आपको नीचे जो है यहाँ पर चेंज करना है 10 और 100 को ऐड करके 100 प्लस 10 11,000 इंटू 10 बाय 110 ये कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो मैनेजर का कमीशन हो जाएगा। फिर इसको लिखने के बाद शुद्ध लाभ निकालेंगे, 39,000 में इसको घटा देंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका 38,000 रुपये और दोनों तरफ का टोटल हो जाएगा 50,000। आफ्टर चार्जिंग शब्द किए तो ये वाला फार्मूला लागेगा, नेट प्रॉफिट इंटू 10 या परसेंटेज ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस कमीशन। इस फार्मूले को आप लोग नोट कर सकते हैं। यदि ऐसा वर्ड दिया गया है, द कमीशन ऑफ मैनेजर अलाउड आफ्टर चार्जिंग द कमीशन फ्रॉम नेट प्रॉफिट, द कमीशन ऑफ मैनेजर अलाउड आफ्टर चार्जिंग द कमीशन ऑफ मैनेजर फ्रॉम नेट प्रॉफिट। तो ये रेड में मैंने जो स्क्वायर बनाया है ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, जिसमें लिखना है शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट इंटू परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। और यदि ऐसे शब्द नहीं दिए, सीधा सीधा दिया है कि 10% कमीशन शुद्ध लाभ पर देना है, तो सिंपल फार्मूला आता है, उसमें हो जाएगा नेट प्रॉफिट इंटू परसेंटेज ऑफ कमीशन अपॉन 100। दो फार्मूले होते हैं, एक और ये, जिसमें सिंपल दिया हुआ है कि नेट प्रॉफिट पर 10% कमीशन देना है, ये शब्द दिए गए, मैनेजर अलाउड 10% कमीशन फॉर नेट प्रॉफिट, तो डायरेक्ट इसको निकालेंगे, सेकेंड वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। और मैनेजर को कमीशन देने के बाद शब्द दिया हुआ है तो ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई होगा, नंबर 1 का। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैनेजर कमीशन के लिए हम एंट्री करते हैं। किसको क्लियर नहीं हुआ है? सबको क्लियर हो गया? कौन सा वाला? कौन सा वाला समझ में आया? सेकेंड वाला। ओके। यदि सिंपल प्लेन दिया हुआ है कि मैनेजर को शुद्ध लाभ पर कमीशन देना है और आपका शुद्ध लाभ आया 10,000, तो 10,000 का 10% सीधे सीधे कैलकुलेट कर लेंगे विदाउट एडिंग द 10% इन 100। यहाँ पर सिंपल इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, 1,000 रुपये कमीशन हो जाए। और यदि ऐसा दिया है कि मैनेजर को कमीशन देने के बाद के शुद्ध लाभ पर कमीशन दिया जाता है,
तो फर्स्ट वाला फार्मूला अप्लाई होगा, उसमें 100 प्लस कमीशन का परसेंटेज जोड़ना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पर। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, इसको ऐसा का ऐसा ही नोट डाउन कर लो, फिर मैं दूसरा इम्पैक्ट बताता हूँ इसका। दोनों फार्मूले 1 बाय 1 नोट कर लो। हाँ बेटे, बुक में लिख देता हूँ सामने बोर्ड पे, SM शुक्ला, SM शुक्ला। आप चाहो तो दूसरे राइटर की बुक ले सकते हो। बुक राइटर के बारे में बताना चाहूँगा मैं कि आप कोई से भी राइटर की बुक लो। आज बुक के बारे में बात कर लेंगे आप लोगों से, काफ़ी दिनों से ये मुद्दा बाकी रह गया। अभी उसका सेकेंड इम्पैक्ट भी बताऊंगा मैं। सेकेंड इम्पैक्ट रहेगा मेजर कमीशन का, आपको बैलेंस शीट में लिखना है उसको। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जितना मेजर का कमीशन बनेगा उसको लिखना है। तो पहला इम्पैक्ट पड़ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, और दूसरा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखना है। तो आप नोट कर लीजिए कि मेजर के कमीशन को चिट्ठे में दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। चिट्ठे में दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में एंट्री होगी, दूसरी बार बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटी साइड में एंट्री होगी। ये खर्चा है, कमीशन देना है बाकी है मैनेजर का, इसलिए इसकी एंट्री लायबिलिटी साइड में होगी। अब बुक की बात कर लेते हैं। तो जो बुक होगी SM शुक्ल की बुक आप ले लीजिए। यदि आपको SM शुक्ल की बुक नहीं मिलती है तो डरने की कोई बात नहीं है ना।